हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको पचिंको का पार्ट 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि कल ही आई है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है 1931 से, जहां सुंजा ओसाका आ चुकी है और यहां वो मिलती है इसाक के भाई योसेफ से, जो सुंजा का वेलकम करता है बट उतना खुश नहीं होता। यहाँ सुंजा हर चीज़ देखती है, जैसा कि हांसू ने उसे बताया था। इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेन, सबवेज। हाँ, एशिया का फर्स्ट सबवे टोक्यो में था एंड सेकेंड ओसाका में। और यहाँ योसेफ इसाक से पब्लिक में कोरियन की जगह जापानीज में बात करने को बोलता है। हालांकि इस शहर में सब कुछ है, बट फिर भी जहाँ पे कोरियंस रहते हैं वो जगह नरक से कम नहीं है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गंदगी है। यहाँ हम इसाक के सिस्टर इन लॉ यानी योसेफ की वाइफ से मिलते हैं, जिसका नाम है क्योंगी, जो सुंजा का बहुत ही प्यार से वेलकम करती है और डिनर में उसे खाने को चावल देती है, जिसे देखकर सुंजा इमोशनल हो जाती है। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि योसेफ इसाक और सुंजा की शादी से खुश नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि सुंजा इसाक का यूज कर रही है, क्योंकि उसके बच्चे का फादर कोई और है। इसीलिए इसाक को उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी, वो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बोझ होगी। पर क्योंगी ऐसा नहीं सोचती है। वहीं सुंजा और इसाक को देखते हैं और सुंजा बोलती है कि शायद योसेफ उसके वहां होने से खुश नहीं है, बट इसाक उसे ये सब सोचने से मना करता है और कहता है कि सुंजा ये बिल्कुल ना सोचे कि वो किसी के ऊपर बोझ है, बल्कि वो तो उसके लिए लकी है और वो उसके बच्चे को अपना नाम देगा। और ऐसा करके वो सुंजा के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो सुंजा है जो उसे एक्सेप्ट कर रही है। और यहाँ दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। वहीं 1989 में देखते हैं कि सुंजा अपने बेटे के साथ कोरिया आ चुकी है, अपने शहर बुसान में। और यहाँ वो फिश मार्केट में आती है, जहाँ अब बहुत कुछ बदल चुका है, बट फिर भी वो खुश होती है। इधर सोलोमन को देखते हैं एक पार्टी में, जहां अगेन वो अपने बचपन के दोस्त से मिलता है, जो उसे अपने फियांसे से इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि सोलोमन को बहुत सी लड़कियां लाइक करती थी, बट वो सिर्फ एक लड़की के पीछे था, जो थी हाना। और फिर सोलोमन से हाना के बारे में पूछता है, तो सोलोमन बताता है कि हाना घर छोड़कर भाग चुकी है, जिसपे उसका दोस्त बताता है कि हाना जैसी लड़कियां सोलोमन को एक ही जगह मिल सकती है। और यहाँ सोलोमन को अपने फ्रेंड से पता चलता है कि मिस्टर अबे उसके अगेंस्ट हर बैंक में उसके लिए नेगेटिविटी फैला रहे हैं। और सोलोमन टॉम पे भी भरोसा ना करे, क्योंकि वो पहले अपना रास्ता साफ करेगा, क्योंकि उसका इतिहास भी कुछ अच्छा नहीं रहा है। इसीलिए वो उसकी साइड कभी नहीं लेगा, क्योंकि इससे उसकी जॉब पे भी असर पड़ सकता है। इन शॉर्ट, टॉम अपनी जॉब बचाने के लिए सोलोमन को कुर्बान कर सकता है। और सोलोमन का फ्रेंड उससे पूछता है कि आखिर उसने डील कैंसिल क्यों करवा दी, तो सोलोमन बोलता है कि उसे खुद भी नहीं पता। और फिर उससे पूछता है कि वो हाना को कहाँ ढूंढ सकता है, तो उसका फ्रेंड उसे हाना को रेड लाइट एरिया में ढूंढने को बोलता है और कहता है कि वो चिंता ना करे, जितना हो सके वो उसकी हेल्प करेगा। और सोलोमन वहाँ पार्टी में नाओमी को भी देखता है। फिर हम नाओमी और सोलोमन को बातें करते देखते हैं और नाओमी बताती है कि उसने उसे बारिश में डांस करते देखा था। और वो भी पूछती है कि आखिर वो मीटिंग में क्या सोच रहा था, जिस पे सोलोमन उसे भी सेम रिप्लाई देता है कि उसे नहीं पता, बट जब वो बाहर आया तो उसे लगा कि वो आज़ाद है। और नाओमी उसे बताती है कि उसने उसकी एंड हाना की बातें ऑफिस में सुन ली थी। और सोलोमन उसे बताता है कि जब वो 14 साल का था तो पहली बार हाना से मिला था। वो उसके डैड की गर्लफ्रेंड की बेटी थी, बट स्टिल वो उसको लाइक करता था। बट फिर उसे यूएस जाना पड़ गया और कुछ दिनों बाद हाना घर छोड़कर चली गई और धीरे धीरे वो भी उसे भूलने लगा। बट एक दिन अचानक से उसे हाना की कॉल आती है और अब उसे हाना से मिलने में डर लगता है, क्योंकि वो बहुत बदल चुका है और शायद इसलिए हाना उसे लाइक नहीं करेगी। और नाओमी बोलती है कि सोलोमन को कॉम्प्लिकेटेड लेडीज ही पसंद आती हैं, जैसे कि हान ग्यूमजा, जो शायद मीटिंग में सोलोमन को जानबूझकर ह्यूमिलिएट करना चाहती थी, बट सोलोमन को ये बात अच्छी नहीं लगती है। वहीं पास्ट में सुंजा को देखते हैं, जो क्योंगी की घर के कामों में हेल्प कर रही थी। उसे यहाँ आए 1 महीना हो चुका है और सुंजा देखती है कि क्योंगी ने उसके हैंकी को भी धो दिया है, जिसमें उसकी माँ की, उसके अपनों की यादें थी, स्मेल थी। और इसीलिए वो रोने लगती है और क्योंगी उससे माफ़ी मांगती है। बट यहाँ हम सुंजा के दर्द को समझ सकते हैं, बट ये भी सच है कि टाइम के साथ साथ यादें फेड होने लग जाती हैं। और सुंजा क्योंगी से पूछती है कि आखिर कब तक उन लोग को इस पेन में जीना होगा, जिस पे क्योंगी उसे स्ट्रांग बने रहने को कहती है और बोलती है कि एक दिन वो लोग इस दर्द से ज़रूर निकल पाएंगे। वहीं 1989 में सुंजा क्योंगी के एशेस को पानी में बहा देती है उसकी यादों के साथ, और फिर आती है अपने फादर के मेमोरियल पे। बट अब उस जगह पे एक पार्किंग लॉट बन चुका है, तो इसीलिए वो वहाँ के म्यूनिसिपल ऑफिस में आती है, ये पता करने के लिए कि वहाँ के ग्रेव्स को किस जगह पे शिफ्ट किया गया है और क्या किसी ने उसके फादर के ग्रेव को भी शिफ्ट करवाया है या नहीं। और यहाँ उससे एक एप्लीकेशन लिखवाई जाती है, ताकि वो लोग अपने फाइल्स में इसे चेक कर सकें। और वापस जाते टाइम सुंजा थोड़ी नाराज होती है, क्योंकि सिर्फ अपने फादर की ग्रेव लोकेशन जानने के लिए उसको कई सवालों के जवाब देने पड़ रहे थे, कि वो कहाँ रहती है, जापान कब गई, उसकी सिटीजनशिप क्या है एंड ऑल। और उसका बेटा बोलता है कि वो चिंता ना करे, उनको ग्रेव जल्दी मिल जाएगी।
बट सुंजा बोलती है कि वहाँ सब कुछ बदल चुका है, यहाँ वो लोग जिंदा आदमी को भी ना ढूंढ पाए तो मरे हुए को क्या ही ढूंढेंगे। बट तभी उस ऑफिस की लेडी उसे बताती है कि उसके डैड के ग्रेव को शिफ्ट करने के लिए किसी बोखी नाम की लेडी ने एप्लीकेशन लगाई थी। उसके बाद सुंजा आती है बोखी से मिलने और इतने सालों बाद दोनों एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को हक करते हैं और खूब रोते हैं। और बोखी बताती है कि सुंजा के जाने के बाद से सब कुछ बदल गया और फिर वॉर स्टार्ट हो गया। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 की बात हो रही है जो हुई थी 1939 से 1945 तक। और चूंकि सुंजा की मॉम भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ में थी और अब वो उसे एंड उसकी सिस्टर डोंग ही को सपोर्ट नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो लोग मंचूरिया चले गए जहाँ उन्हें एक आदमी लेकर गया था फैक्ट्री में काम कराने के लिए। और वॉर ख़त्म होने के बाद जब वो लोग वापस आते हैं तब तक सुंजा की मॉम जा चुकी थी और एक दिन डोंग ही भी उसे मरी हुई मिलती है जो इस लाइफ को और बर्दाश्त नहीं कर पाई और हार मान गई। उसके बाद सुंजा को देखते हैं उसके फादर के मेमोरियल पे और वो अपने बेटे को बताती है कि उसके डैड की ग्रेव आज बोखी की वजह से ही सुरक्षित रह पाई है और उसे अब लगता है कि अपने टाइम के लोगों में जिनके साथ वो रही है उन सभी में एक वही सबसे लकी थी और अपने बेटे से वापस चलने को बोलती है। वहीं सोलोमोन को देखते हैं जो हाना को ढूंढने के लिए रेड लाइट एरिया में आया था और यहाँ बहुत ढूंढने पर भी हाना उसे नहीं मिलती है। बट वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम है हारुकी जो सोलोमोन के डैड के साथ कभी काम किया करता था। और हारुकी उसे अपने घर लेकर जाता है जहां वो उसे उस फैमिली से इंट्रोड्यूस कराता है जिनके साथ अब वो रहता है। और जब उन्हें ये पता चलता है कि सोलोमोन किसका बेटा है तो वो लोग उसका खुशी खुशी वेलकम करते हैं क्योंकि कभी सोलोमोन के फादर ने हारुकी की हेल्प की थी। यहाँ सोलोमोन उनके साथ डिनर करता है और वापस जाते टाइम सोलोमोन हारुकी से बताता है कि जब वो अचानक से चला गया तो सभी उसे बहुत याद करते थे, स्पेशली उसकी वाइफ, उसका भाई एंड उसके फादर यानी कि सोलोमोन के फादर। और बताता है कि सभी उससे बहुत प्यार करते थे। और हारुकी बताता है कि उसे पता है कि उसने बहुत लोगों को हर्ट किया है बट जिस हारुकी से सभी प्यार करते थे अब वो हारुकी नहीं रहा, वो बदल चुका है। और भले ही अब उसके पास कुछ भी नहीं है बट वो खुश है। उसे पहले सोलोमोन पे दया आती थी क्योंकि उसे फैमिली की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीना होता था बट फिर भी सोलोमोन एक अच्छी लाइफ जीता था जहाँ उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। फिर सोलोमोन उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर 1931 में सुंजा देखती है कि उसके घर पे 2 लोग आए हैं जो क्योंकि से पैसे मांग रहे थे। दरअसल योसेफ ने कुछ पैसे उधार लिए थे और वो अभी तक उन्हें उतार नहीं पाया था और क्योंकि के पास भी पैसे नहीं होते हैं, प्लस वो उन लोगों से बात करने में कंफर्टेबल भी नहीं थी, इसीलिए वो उन्हें योसेफ से बात करने को बोलती है बट फिर भी वो लोग नहीं जाते हैं। तो सुंजा उन लोगों से टोटल अमाउंट पूछती है जो होती है 160 येन और इंटरेस्ट लेकर वो अमाउंट डबल हो जाती है और वो लोग इंस्टॉलमेंट के तौर पर उन लोगों से 20 येन मांगते हैं। और सुंजा उनसे कुछ घंटों की मोहलत मांगती है और कहती है कि वो आज ही सारे पैसे लौटा देगी और वो लोग उसे पैसे लेकर उनके ऑफिस में आने को बोलते हैं। उसके बाद सुंजा क्योंगी को हांसू की वॉच दिखाती है और बताती है कि ये उसे उसकी मॉम ने दिए थे ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो उसका यूज़ कर सके। हालांकि क्योंगी उसकी हेल्प नहीं लेना चाहती थी बट सुंजा इंसिस्ट करती है। और फिर हम दोनों को एक शॉप में देखते हैं जहां वो लोग वॉच बेचने आई थी और शॉपकीपर उन्हें उस वॉच के सिर्फ 50 येन्स दे रहा था बट सुंजा ऐसा बार्गेन करती है कि उसे 300 येन्स में बेचती है। लेकिन जब सुंजा उस एड्रेस पे जा रही होती है जहां उसे पैसे देने हैं तो क्योंकि उसे रोकती है और कहती है कि ये सब कुछ आदमियों का काम है, इसीलिए वो योसेफ को इसको हैंडल करने दे। बट सुंजा बोलती है कि योसेफ उसकी हेल्प कभी नहीं लेगा। दरअसल क्योंकि एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है बट यहाँ आने के बाद उसकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। उसे खुद से खुद का खाना बनाना पड़ता है, कपड़े धोने होते हैं, पैसों का हिसाब रखना होता है, अजनबी लोगों से बातें करना पड़ता है, जबकि ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया था। और अब जब वो सुंजा को देखती है जो इतनी कॉन्फिडेंट है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो कितनी कमज़ोर है और उसे बताती है कि वो हर दिन डर कर रहती है। बट सुंजा उसे हौसला देती है और बताती है कि आदमी का काम या औरत का काम जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, उन्हें बस स्ट्रांग बनना पड़ेगा और तब वो लोग सब काम कर सकते हैं। और अब से वो बिल्कुल भी ना डरे क्योंकि आज से वो दोनों एक दूसरे की हिम्मत बनेंगी। उसके बाद दोनों उस जगह पे जाती हैं जहां उन्हें पैसे देने थे और फाइनली उन्हें उस कर्ज से आज़ादी मिलती है। और वापस जाते टाइम दोनों बहुत ही खुश होती हैं। हमारे लिए ये बड़ी बात नहीं थी बट उस टाइम पे जब औरतों और आदमियों के काम बटे हुए थे तब ऐसी जगह पे जाना और वो काम करना जो उस टाइम पे आदमियों के काम माने जाते थे उसे करना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। और जब दोनों खुशी खुशी घर वापस आती हैं तो बाहर ही उन्हें मिलता है योसेफ जो उन्हें गुस्से में देखता है और क्योंकि सुंजा से पूछती है कि कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया। वहीं देखते हैं हांसू को जो उस शॉप में आता है जहां सुंजा ने वो वॉच बेची थी और हांसू उसे 310 येन में वापस खरीद लेता है। और शॉपकीपर उससे पूछता है कि उसे कैसे पता कि वो लेडी यानी कि सुंजा उस वॉच को बेचेगी, जिस पे हांसू बताता है कि सुंजा ने एक कमज़ोर आदमी से शादी की है और वो उसकी हेल्प करने के लिए कुछ भी करेगी।
वहीं 1989 में सोलोमन को देखते हैं जो रास्ते में कुछ प्रॉपर्टीज़ के सेल के एडवर्टाइजमेंट्स देखता है जो बिलोंग करते हैं योशी के, जो उसके फर्म का एक क्लाइंट है। तो वो कॉल करता है टॉम को और बताता है कि शायद कुछ गड़बड़ है क्योंकि योशी अपने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ बेच रहा है। बट टॉम उसे बताता है कि उसे जॉब से निकाला जा रहा है। हालांकि उसने उसकी हेल्प करने की बहुत कोशिश की और सोलोमन बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो अमेरिका वापस नहीं जा पाएगा क्योंकि उसका वीज़ा उसकी फर्म ही स्पॉन्सर करती है, यानी कि वो फर्म में काम करने के नाम पे ही यूएस में रहता है। तो टॉम उसे लॉयर से कांटेक्ट करने को बोलता है। बट तभी सोलोमन को एक कॉल आती है और वो होती है हाना की, जो उसे रोते हुए तुरंत अपने पास बुलाती है और कहती है कि वो अकेले नहीं मरना चाहती। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। एपिसोड 6 आने वाला है नेक्स्ट फ्राइडे को, तो मैं एक्सप्लेनेशन सैटरडे या संडे को डालूंगी। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।